हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तबीयत अच्छी होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं उशंक की वार्तालाप और फिर से स्वागत कर रहे हैं एक नई वीडियो में। और आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को खत्म कर रहे हैं। रेमान इंटीग्रल हमने पढ़ लिया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन। इससे जिस टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं फटाफट मैं आपको बताता हूँ। थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको याद कैसे करनी है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जो आपको इजी टू रिमेम्बर हो, चीजें आपको याद रह जाए। ठीक है, तो छोटी सी क्लास पर इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके सिलेबस का पार्ट है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल डे 0 बीटा फंक्शन। देखो भाई, बीटा फंक्शन जो है मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि भाई ये जो इंटीग्रल है जो मैंने डिफाइन किया है आई, ये इंटीग्रल 0 से 1। अब ये 0 से 1 देखते ही आप भाई कहाँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, नहीं होगा, किस पे होगा, 0 पे होगा, 1 होगा, टाइप 1 टाइप 2, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिए अगर p की वैल्यू इस इंटीग्रल के लिए, अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हुई, ठीक है, तो ये कभी भी इम्प्रॉपर नहीं बन पाए। ठीक है, मतलब p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई, 1 हुई तो किसी की पावर 0 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी 1 माइनस टी, किसी की पावर 0 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब और 2 3 हो तो टी स्क्वायर टी क्यूब ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 माइनस टी का क्यूब, इस तरह से चीजें आ जाएंगी। मतलब आपको कभी भी वो चीजें 0 तक है या इनफाइनाइट तक लेकर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो 0 तक ले जाए तो एक वैल्यू है, फिर भी इनफाइनाइट तक लेकर नहीं जाएंगी, जिससे हमें वो इम्प्रॉपर की तरफ जब हम कन्वर्जेंस पढ़ते थे तो इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंस वाली चीजें। तो कहने का मतलब ये कभी भी इनफाइनाइट तक लेके हमें नहीं जा रही हैं। तो हमें इसमें अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई तो ये इंटीग्रल जो होगा वो प्रॉपर होगा, प्रॉपरली डिफाइंड होगा, रेमान इंटीग्रल होगा। ठीक है, आप इजीली 0 और 1 पे इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, बट क्या हो अगर इसमें ये जो p और q है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ना होके लेस देन 1 आ जाए। भाई एक तो 1 के इक्वल, एक 1 से बड़ा। अब तीसरा केस क्या बचा, 1 से छोटे का। ठीक है, तो 1 से छोटे का बचा तो वो भी देख लेते हैं कि क्या होगा अगर p या q की वैल्यू 1 से छोटे आ जाए। देखो भाई, अब p की वैल्यू ये है, ठीक है, p माइनस 1। तो मैं इस चीज को लेके चलता हूं पहले। p जहां पर यूज है t की पावर p, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, t की पावर p अपॉन t की पावर ऊपर t की पावर p इंटू टी की पावर -1। ठीक है, अभी जो -1 है नीचे आ गया, टी की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ। फिर ये जो ऊपर टी की पावर p प्लस है, इसको भी मैं नीचे ले आया, तो ऊपर टी की पावर p प्लस था तो नीचे आगे क्या बन जाएगा -p। तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, 1 अपॉन टी की पावर 1 माइनस p। ठीक है, टी की पावर 1 माइनस p। ओके, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। तो देखो भाई 1 माइनस पी, अगर p की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो ये जो पावर है 1 माइनस पी, ये तो 1 माइनस पी जो है पावर, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि p की वैल्यू 1 से छोटी है। अब एक में से कोई 1 से छोटा नंबर घटाओगे तो भाई सीधी सी बात है वो पॉजिटिव ही रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसकी पावर तो एक पॉजिटिव नंबर होगी। बट अब बात आती है, अगर मैं इस t को ही 0, t की वैल्यू ही 0 आ जाए, अगर t की वैल्यू ही 0 आ जाए तो 0 की पावर पॉजिटिव नंबर, तो क्या बन जाएगा 0, और वो कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो जब 0 क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कि जहां पर ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जब, क्योंकि ये यहां से ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां से ही हमें देखने को मिल जा रहा है कि भाई क्या ये कभी इनफाइनाइट बन सकता है, तो हमारा आंसर आता है बिल्कुल हाँ। जब इसकी पावर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट बनते ही हम उसको किस में डाल देते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई भाई। ठीक है, तो जब p लेस देन 1 है तो ये चीजें होती हैं।
और यहाँ पे टी की वैल्यू जो हम जीरो रखते हैं तो इनफाइनाइट पे चला जाता है। तो जीरो जो है पी लेस देन वन के लिए क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही क्यू लेस देन वन पे, अब इसको बनाओगे वन बाय वन माइनस टी वन माइनस क्यू। अब वन माइनस क्यू तो वन माइनस पी की तरह एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, ओके। अब वन माइनस टी, अगर मैं इसको टी को यहाँ पे भी जीरो ले लूँ, जैसे यहाँ पर मैंने टी को जीरो लिया तो जीरो वन बाय जीरो की पावर समथिंग जीरो बन गया, वन बाय जीरो इनफाइनाइट आंसर आ गया, वो इम्प्रॉपर में हमें ले गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब वन अपॉन वन माइनस टी, अब इस टी को अगर मैं जीरो रखता हूं तो वन माइनस जीरो, वन की पावर कुछ भी मतलब वन निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, वन निकल कर आएगा। इन दोनों केसों के अंदर p माइनस वन हो या q माइनस वन हो, जब नीचे चीजें चली जाती हैं तो हम उनको कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक, इसमें क्या आ गया, एक आ गया पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और ऊपर वाले में क्या आया था, जीरो आया था, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये चीजें हैं, जब जीरो और वन के ऊपर आपको पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी निकालनी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन एकदम से अराइज हो गए होंगे, मैं बारी बारी उनका आंसर करता हूं। देखिए, पहली बात तो कि बीटा फंक्शन क्या चीज है, कैसे एग्जाम में आएगा, क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रही चीजें, ठीक है। तो बीटा फंक्शन से आपको इस बीटा और गामा फंक्शन, ये दोनों फंक्शन से आपके एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो इनकी डेफिनेशन से आपको पता होना चाहिए बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी कन्वर्जेंस किस पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, ऐसे गामा का आपको पता होना चाहिए, यही तीनों चीजें। और थर्ड क्वेश्चन बनता है गामा की प्रॉपर्टी से। सिर्फ तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो हमें अब ये पता है कि भाई जो बीटा फंक्शन है, अभी अगर आपके लिए ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस पूछी जा सकती हैं कि भाई कब वो प्रॉपर होगा, कब वो प्रॉपर होगा, क्या इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी। क्योंकि देखो, अब मैं इनको चीजों को प्रूव करके दिखाऊं तो उस चीज का कोई ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर डिस्क्रिप्टिव की बात होती तो मैं इनको प्रूव भी करके दिखाता और आपको एक एक स्टेप करके समझा भी देता, है ना, ठीक है। तो भाई अगर P और Q की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो I क्या बन जाता है, प्रॉपर बन जाता है। और जब इसकी वैल्यू लेस देन वन आएगी तो ये जो फंक्शन है वो नीचे चला जाएगा, वन बाय समथिंग चला जाएगा। और वन बाय समथिंग को हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, ठीक है, इस यहां पर टी को मैं अगर वन रख दूं, यहां पर आप देख रहे हो, अगर यहां पर मैं टी को वन रख दूंगा, आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे जब मैंने टी को जीरो किया, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ पे जब आपने टी को जीरो किया तो वन माइनस जीरो मतलब वन, वन की पावर समथिंग वन आया, तो वन ही इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कैसे हुआ, ये तो डिफाइन हो गया। नहीं भाई, नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू वन रख दूं, टी की वैल्यू वन रख दूं, वन माइनस वन जीरो, और जीरो की फिर से पॉजिटिव जो होगी, जीरो की पॉजिटिव नंबर अगर पावर हो तो वही वन बाई जीरो इन्फिनिटी फिर से पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या पहुंच जाता है, वन ही इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो दो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गई मेरे दोस्त, एक जीरो और एक वन, ठीक है। जब यहाँ टी की वैल्यू वन पर जाती है, ठीक है, जब यहाँ टी की वैल्यू वन, मतलब पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है, जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड आ जा रहा है उसको हम बोल देते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे जो फंक्शन है ये वाला, जब मैं टी की वैल्यू इसमें जीरो रखता हूँ मेरे दोस्त, तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाता है। और इस वाले फंक्शन में जब मैं टी की वैल्यू वन रखता हूँ तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में चला जाता है। तो दो ही चीजें हैं जो रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो बीटा फंक्शन की आपको डेफिनेशन, किस तरह से बीटा फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विच डिफाइन द बीटा फंक्शन, चार ऑप्शन दे देगा, किसी में जीरो वन या किसी में माइनस पी प्लस वन, ये पावर चेंज कर देगा, आपसे पूछ लेगा कि बीटा फंक्शन कौन सा है उसमें से, ठीक है।
बीटा फंक्शन की इसमें पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगता है। प्रॉपर इंटीग्रल की कंडीशन क्या है, जब p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो ये प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा, और जब p और q दोनों की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। क्यों इम्प्रॉपर बन गया, क्योंकि यहाँ वहां पर डिफाइन नहीं रहा, जब p की वैल्यू लेस देन 1 और q की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहां पर हमें दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गए जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं रहा, इसलिए हमने इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भाई डाल दिया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ओके, अब मैंने प्रूव ना करके चीजें सिंपल रखी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स में ना डाल के, बहुत ज़्यादा डीप में ना डाल के हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चीज़ें कवर करें, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को आज लिया है। तो जो ऊपर इंटीग्रल था 0 to 1 उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड कर लिया भाई, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो थी, 0 और 1, एक में 0 और एक 1, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहता था, इसलिए मैंने 0 और 1 के में इसको पार्ट कर लिया, 0 से 1/2 और 1/2 से 1, तो ये इंटीग्रल 1 कहलाया, ये इंटीग्रल 2 कहलाया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को मैंने देखना था कि भाई क्या 0 पे कैलकुलेट कन्वर्जेंस करनी है, 1 पे कैलकुलेट करनी है कन्वर्जेंस, एक साथ दोनों पे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा हो ही नहीं पाता है, तो हम हर एक इंटीग्रल को पार्ट वाइज तोड़ देते हैं। तो 0 से आधे में 0 पे हमें कन्वर्जेंस देखनी होती है और आधे से 1 में हमें 1 पे कन्वर्जेंस देखनी होती है, क्योंकि 1/2 पे तो डिफाइंड ही होगा फंक्शन। जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे 1 पे डिफाइन नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसी की टेंशन हमें लेनी होती है और किसी पॉइंट पे हमें टेंशन नहीं लेनी होती। तो मैंने I1 और I2 इस तरह से दो इंटीग्रल मान लिए। तो कन्वर्जेंस एट 0 की जब बात करें, देखो इसमें तो 0 है नहीं, तो ये तो प्रॉपर हो जाएगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा 0 पे। और जब मैं कन्वर्जेंस एट 1 की बात करूंगा तो कन्वर्जेंस एट 1 ये चेक करना पड़ेगा, इसमें 1 नहीं है, इसकी हमें कोई टेंशन हो लेनी भी नहीं है फिर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीजें चलनी है। वैसे मैंने ये सिंपल लेमन लैंग्वेज के अंदर ये बातें लिख भी दी हैं। ठीक है, तो I1 जो है, ये जो पार्ट है वो कन्वर्ज करता है, मैंने रिजल्ट लिख दिया, प्रूव करके नहीं दिखाना चाह रहा था मैं कि कैसे क्या कन्वर्ज होता है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है अभी फिलहाल कराने का। तो कन्वर्जेंस एट 0 पे मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ ये देखना है, इसमें 0 है, और कन्वर्जेंस एट 1 पे हमें सिर्फ ये देखना है। जब हम कन्वर्जेंस एट 0 पे देखते हैं, इस I1 को चेक करते हैं, तो I1 का जो रिजल्ट निकल कर आता है, I1 कन्वर्जेस whenever p greater than equal to 0, ये कन्वर्ज करता है जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और ये 1 पे कन्वर्ज करेगा जब q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि मैंने प्रूव नहीं कराया, मैंने सीधा आपको रिजल्ट बता दिए दोनों के। ठीक है, कि I1 कन्वर्ज करता है 0 पे, I1 कन्वर्ज करता है 0 पे जब p ग्रेटर देन 0 हो, और I2 कन्वर्ज करता है 1 पे जब q ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये लिखा होगा I2 कन्वर्जेस व्हेनेवर q ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी कि p ग्रेटर देन 0 में I1 कन्वर्ज कर रहा है और q ग्रेटर देन 0 में I2 कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं इनके पॉइंट्स पे, तो उन दोनों को हमने मिला दिया, तो हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बना दी। जो ऊपर हम लेके चले थे 0 से 1 इंटीग्रल को, इसको I1 I2 में तोड़ दिया था, तो ओवरऑल हमने देखा कि दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पे, उनको हमने यहाँ पे ले लिया। इफ p ग्रेटर देन 0 q ग्रेटर देन 0, तो दिस फंक्शन इज कन्वर्जेस। ठीक है, आपसे यही पूछा जा सकता है आपको 4 ऑप्शन में कि बीटा फंक्शन विल कन्वर्जेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, आपके ऑप्शंस इस तरह से होंगे कि भाई एक में पूछ लेगा p लेस देन 0 q ग्रेटर देन 0, एक में पूछ लेगा p ग्रेटर देन 0 q लेस देन 0। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मेरे दोस्त बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो मैं इसलिए आपको किस किस तरह से पॉसिबल आपके एग्जाम क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजों में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से उन चीजों को देखना होता है कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो उन बारीकियों को हमें रिवाइज रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो बीटा फंक्शन है वो किस पे कन्वर्ज करता है,
जब P और Q दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को हमने लिख दिया। अब जो बीटा फंक्शन है वो किस पे डिपेंड किया, P और Q पे डिपेंड किया। बीटा फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, P एंड Q पे डिपेंड करता है, P Q, और ये इसकी डेफिनेशन जो हम लेके चले थे। तो इसकी डोमेन क्या होगी भाई, P कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, 0 नहीं है बट 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और Q भी 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी डोमेन क्या कहलाएगी, 0 से इन्फिनिटी क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, ये P और ये Q। P भी 0 से इन्फिनिटी, 0 है नहीं क्योंकि ग्रेटर देन का है, 0 ओपन इंटरवल लिया है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, और इनफाइनाइट तो अपने साथ ओपन इंटरवल लेता ही है। ठीक है, तो भाई ये इस P की डोमेन होगी फॉर रियल्स। ठीक है, तो दोस्त अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका मैं एक बार सम कर देता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेगा। ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन कैसे लिखा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए वो कन्वर्ज कब करता है, ये नेसेसरी कंडीशन जब P ग्रेटर देन 0 हो, Q ग्रेटर देन 0 हो तो बीटा फंक्शन कन्वर्ज करता है। उसकी डोमेन का आपको पता होना चाहिए, क्या होती है बीटा फंक्शन की डोमेन। ठीक है, और प्रॉपर इंटीग्रल कब बन जाता है, जब दोनों की वैल्यू P एंड Q की दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बीटा फंक्शन से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन नोट्सों में हाईलाइट कर लेना है इन चीजों को, जब रिवाइज करो तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना अगर आपको ये नहीं पता होगा कि भाई किस तरह का क्वेश्चन बनना है, कैसे क्वेश्चन बनना है, तो आप उस चीज को थ्योरी पार्ट को याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन का पता होगा तो हम उसको इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही गामा फंक्शन है भाई, जैसे बीटा फंक्शन डिफाइन किया ऐसे ही गामा फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गामा फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर s-1। देखिए अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि भाई ये तो टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। देखिए बट कोई बात नहीं, देखिए e की पावर -t की अगर बात करें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे वो 0 से इन्फिनिटी तक हम लेके जाते हैं उसको, या t की वैल्यू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ t, तो e की पावर -t अगर इनफाइनाइट तक भी चली जाएगी तो e की पावर -इन्फिनिटी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 0 हो जाता है। ठीक है, पर अनडिफाइंड नहीं जाता, मतलब e की पावर -t की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि e की पावर -t 0 पे या 1 पे या इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है e की पावर -t किसी भी रियल के लिए इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब हमेशा e की वैल्यू डिफाइंड रहेगी और 0 तक जाएगी बस वो। ठीक है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो e की पावर -t का कल मैंने आपको ये चीजें समझाई हुई थी, आपको ध्यान हो तो जब लास्ट क्लास आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की बातें हो रही है, क्योंकि e की पावर -t की बात चल रही है। आप ये मत सोचना सर इस तरफ की बात क्यों नहीं की, भाई माइनस की तरफ बात कर रही है। हम x की वैल्यू जो है सिर्फ माइनस लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेना। ठीक है, और यहाँ तक लास्ट में कहाँ तक जाएगी, अगर इनफाइनाइट तक भी जाएगी x की वैल्यू तो आंसर किस पे टेंड्स कर जाएगा, 0 पे टेंड्स कर जाएगा। तो e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू इसलिए 0 पे चली जाती है, टेंड्स करती है। ठीक है, इस तरफ क्यों नहीं गई भाई, e की पावर -t, x की वैल्यू हमें माइनस की लेनी है इसलिए मेरे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, e की पावर t है जो कि e की पावर 0 बोले तो 1 है। ठीक है, तो होप आपको e की पावर -t क्लियर हो गया होगा कि e की पावर -t जो है वो हमेशा डिफाइंड रहेगा, लास्ट 0 तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ डिफाइंड है कहाँ नहीं डिफाइंड है, ये वही चीज है जो ऊपर थी। ठीक है, मतलब जैसे p-1 लिखा हुआ था वहां पर t की पावर p-1, ऐसा ही यही फंक्शन आ गया है t की पावर s-1, तो वही सेम कंडीशन होगी जैसे p<1 के लिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जैसे इसमें निकल कर आया था हमारा p<1 के लिए, सॉरी ग्रेटर देन 1 लिखा गया है। इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा, जब नोट्स पढ़ो तो इसको ठीक कर लीजिएगा।
क्योंकि जैसे ही वही वाली बात आ जाएगी यहाँ पर भी टी की पावर 1 माइनस एस, ठीक है। तो जब टी की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वही सेम सारी सिचुएशन जो p माइनस 1 की थी, जो ऊपर मैंने बीटा की समझाई थी, वही चीजें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ओके ओके, तो भाई 0 क्या आएगी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो सारी चीजें वैसी ही हैं जो यहाँ पर मैंने आपको कराई थी, ये रही p लेस देन 1 के लिए वही, जैसे t की पावर p माइनस 1 है तो s माइनस 1 आ गया, बस ऐसे ही ये स्टेप एज इट इज चलेंगे और 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब बात आती है जैसे उसके 2 पार्ट करे थे, इसके भी हमने 2 पार्ट करे कैलकुलेट करने के लिए, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कि भाई किस पे क्या कन्वर्ट करेगा। जैसे उस पे 0 और 1 आए थे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है। तो देखो इस इंटीग्रल को भी, ये जो हमारा गामा फंक्शन है हमने डिफाइन किया है, इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, 0 से 1 में और 1 से इनफाइनाइट में। 0 से 1 में आप देखते हो तो ये आपका क्या बन जाता है, टाइप 1 बन जाता है, और 1 से इन्फिनिटी देखते हो तो ये आपका टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। कन्वर्जेंस मैंने यहाँ पे वो नहीं करा है कि भाई इसके अंदर आपकी वैल्यूज पुट नहीं करी है, ठीक है। देखिए I1 कन्वर्ज करता है जब ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और I2 हमेशा कन्वर्ज करता है। ये चीजें मैंने प्रूव नहीं करी है, क्योंकि प्रूव करना आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया है। वहां पर भी यही था कि वो p ग्रेटर देन 0 के लिए हो रहा था, कंपेरिजन करते हुए चलना तो आपको बीटा और गामा फंक्शन ईजीआर हो जाए, ठीक है। तो I1 क्या है, कन्वर्जेंट है s ग्रेटर देन 0 पे, और I2 तो हमेशा कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो I1 भी कन्वर्जेंट है, I2 भी कन्वर्जेंट है, तो टोटल इनका I भी कन्वर्जेंट होगा। किस पे होगा, बस ये है हमारा गामा फंक्शन। इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है, कि जो गामा फंक्शन है किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इसकी जगह 0 की जगह 0 पॉजिटिव लिख दे, या इनफाइनाइट पॉजिटिव लिख दे, या यहाँ पर इन पॉजिटिव ना लिखे, या यहाँ पर पॉजिटिव ना लिखे यहाँ लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किताब से किताब, बुक टू बुक वेरी करती है ये चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों से, ठीक है। तो हमें गामा फंक्शन की जो है वो पता होना चाहिए, वो किस पे कब कन्वर्जेंट होती है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि s ग्रेटर देन 0 के ऊपर ये जो गामा फंक्शन है वो कन्वर्जेंट होता है। उसकी डोमेन क्या है, वही है कि भाई s किसके लिए, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, वही है। ये गामा s इस तरह से डिफाइन किया जाता है, फॉर s के ऊपर डिफाइंड है, इसलिए गामा s लिख दिया गया, और यही एज इट इज 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर s माइनस 1 dt, ये गामा फंक्शन है। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन भी बोला जाता है, फैक्टोरियल फंक्शन का एक्सटेंशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इससे हम निकाल पाते हैं वो चीजें। देखो तो भाई नेसेसरी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए गामा फंक्शन की, कैसे लिखा जाता है बीटा गामा फंक्शन, वो आपको पता होनी चाहिए, और 4 प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, ये आपको पता होनी चाहिए, बस, और खेल खत्म, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गामा फंक्शन, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनके अंदर वैल्यू पुट करके भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल वाली फॉर्म, सॉरी इसको फैक्टोरियल वाली फॉर्म इसी को बोलते हैं कि गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, इसी को बोला जाता है, ठीक है। ओके, गामा s ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ये फॉर ऑल s ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है कि जो गामा फंक्शन है वो क्या है, कि रियल वैल्यू पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। s की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, s की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए गामा फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है, ठीक है। गामा s प्लस 1 बराबर होगा s गामा s के बराबर, गामा n बराबर होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर, गामा n प्लस 1/2 होगा इसके बराबर। बस वही है, आपसे एग्जाम में कुछ पूछ ले, देखो याद रखना कि गामा 1/2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 लिख दे, n की जगह 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ऐसे ही बीटा पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू वो कुछ भी रख दे, एक जैसे मैंने 1/2 रख के निकाली है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी वो वैल्यू रख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी होगी, ये एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन,
और ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थी आपकी गामा की प्रॉपर्टीज। क्योंकि प्रॉपर्टीज को प्रूव करना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भाई 3-4 चीजें हैं जो आज की क्लास की थी। आज छोटी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, पता नहीं एकदम से बारिश में भीगने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बीटा और गामा किस तरह से डिनोट किए जाते, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो कब प्रॉपर है कब इम्प्रॉपर है। जैसे बीटा फंक्शन पी एंड क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो प्रॉपर है, और लेस देन पी एंड क्यू लेस देन अगर 1 है तो वो उनके लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नेसेसरी कंडीशन फॉर द बीटा एंड गामा फंक्शंस आपको पता होनी चाहिए। बीटा फंक्शन के लिए है पी एंड क्यू लेस देन 1 और गामा फंक्शन के लिए है एस लेस देन एस ग्रेटर देन 0। ये नेसेसरी कंडीशन है, इनका इसका आपको पता होना चाहिए। टी की पावर माइनस टी में गामा फंक्शन का कोई फर्क है नहीं पड़ता। चारों प्रॉपर्टीज आपको गामा फंक्शन की पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की अप्रोच से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हफ्ते में 5 क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आपने कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। संडे को आपसे लाइव मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। माता पिता के साथ समय शेयर कीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो मम्मी पापा के साथ भाई बहन के साथ समय व्यतीत कर पाते हैं। मैं कहता हूँ हर एक चीज उन्हीं के चरणों में है, उन्हीं के पास है। तो जितना हो सकता है अपने परिवार के साथ रहिए। परिवार के साथ कहीं भी जाना है घूमने चाहिए, परिवार की माता पिता की सेवा कीजिए। डांट खाइए, पीटिए, हंसते रहिए, खाते पीते रहिए परिवार के साथ। जय, बाय बाय, टेक केयर।